हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट 17 तक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और उनको मैंने लोड कर रखा है इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, तो आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं अगर आप चैनल पे न्यू है तो। आर्टिकल 352 से लेके 360 कवर करता है पार्ट 18। इसके अंदर आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। कोई भी नेशनल इमरजेंसी लग जाती है कंट्री के अंदर या फिर कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म रिबेलियन है, तो उस सिनेरियो में क्या क्या होगा देश के अंदर। तो आर्टिकल 352 इज फर्स्ट, थोड़ा सा लंबा है ये, हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये डील करता है नेशनल इमरजेंसी के साथ। नेशनल लेवल पे अगर इमरजेंसी लग जाती है इंडिया के अंदर तो फर्स्ट प्रोविजंस के बारे में ये बताता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वही प्रोविजंस लॉज बनाएंगे अगर नेशनल इमरजेंसी रहती है। नेशनल इमरजेंसी किन केसेस में रहती है? अगर किसी दूसरी कंट्री के साथ युद्ध छिड़ गया है इंडिया का, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन है, वॉर। और इसमें क्या फर्क है? जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की आपस में हमेशा लड़ाई होती रहती है, ठीक है। तो वॉर होती है कि एक दूसरे को इन्फॉर्म करके लड़ाई को डिक्लेयर करना। एक्सटर्नल एग्रेशन रहता है कि कोई फॉरेन कंट्री जो है किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर दे विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस, राइट। एंड थर्ड इज आर्म रिवेलियन, ये इंटरनली होता है कंट्री के अंदर। अब इसको आर्म रिवेलियन जो है इसको ऐड किया गया था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। पहले ये दो ही होते थे, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। फीचर्स के बारे में देखते हैं हम। फीचर्स में रिक्वायर्ड रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट चाहिए होती है नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के लिए। इसके अलावा वैलिडिटी जो रहती है नेशनल इमरजेंसी की वो 1 मंथ तक रहती है, बट इसे एक्सटेंड किया जा सकता है एवरी 6 मंथ्स में। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है नेशनल इमरजेंसी घोषित करने के लिए, जिसमें 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग जो है वो रिक्वायर्ड रहती है, पार्लियामेंट की रहती है ये। थर्ड पॉइंट बताता है इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट्स क्या क्या रहेंगे ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का उसे चेंज किया जाता है यूनिटरी में। फेडरल स्ट्रक्चर क्या रहता है इंडिया के अंदर? आपको पता है कि स्टेट्स जो है उनका लॉ अलग चलता है स्टेट्स के ऊपर, वैसे ही यूनियन जो है वो चलाती है पूरी कंट्री के लिए लॉस। बट जब भी नेशनल इमरजेंसी आएगी तो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि स्टेट और यूनियन का जो भी कार्यभार है वो सिंगल एंटिटी के हाथों में चला जाएगा, सपोज प्रेसिडेंट के हाथों में। यूनिटरी मतलब सिंगल के हाथों में। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम करेगी यूनियन के अंडर ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से अलग से काम नहीं करेगी ड्यूरिंग इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स जो है अंडर आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 19 के अंदर जो भी है उनको यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है कि इंडिया के जो भी नागरिक है उनके पास अधिकार रहता है कि वो किसी भी प्लेस पे इकट्ठे होके जैसे सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो इसको जो है सस्पेंड किया जाता है सबसे पहले ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि मॉडिफिकेशन ऑफ पावर बाय प्रेसिडेंट। जो भी पावर होगी स्टेट यूनियन की, उनकी मॉडिफिकेशन अगर करनी है सिनेरियो में तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाएगी। अमेंडमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एज पर दिस आर्टिकल अमेंडमेंट की गई थी 3 बार इसके अंदर। 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, सेकंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ये की गई थी टू स्ट्रेंथन सेंट्रल पावर। इसके अलावा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, जिसके दौरान जो है आर्म्ड रिवेलियन को ऐड किया गया था। अब आर्म्ड रिवेलियन से आप ये मत समझ लेना कि आर्मी के अंदर किसी तरीके की युद्ध हो गई या फिर लड़ाई होगी। आर्म्ड रिवेलियन का मतलब ये है कि जब सरकार को गिराने के लिए लोग अंदरूनी तरीके से आंदोलन कर देते हैं, दंगे कर देते हैं, दंगा फसाद, आपको पता ही होगा, ताकि जो सत्ता में है सरकार उसे गिराया जा सके, उसे कहते हैं आर्म्ड रिवेलियन। ये आम नागरिकों के द्वारा भी की जा सकती है। अदर फैक्ट्स के बारे में हम देखते हैं। आर्टिकल 352 को 3 बार यूज किया गया है, 3 टाइम डिक्लेयर की गई थी नेशनल इमरजेंसी इंडिया के अंदर। 1962 के दौरान जब चाइना से वॉर हुई थी, 1971 में इंडो पाक वॉर के दौरान, एंड 1971 के अंदर इंटरनल इमरजेंसी के दौरान आर्म रिवेलियन। तो ये था हमारे पास आर्टिकल 352। नेक्स्ट इज आर्टिकल 353। ये बताता है इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में। ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट लेजिस्लेट करेगी स्टेट लिस्ट को भी। ऐसे जो नॉर्मल अधिकार है वो स्टेट लेजिस्लेचर का रहता है, स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मामले आएंगे उनको लेजिस्लेट करने का, बट इमरजेंसी में पार्लियामेंट के पास जाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन बाय प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है वो यूनियन की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी उन्हें एक्सटेंड कर देंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। थर्ड कहता है कि जो लोकसभा की एक्सटेंशन होगी उसे इंक्रीज किया जाएगा। जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, राइट, तो उसे एक्सटेंड किया जाएगा 1 ईयर के लिए,
इसके अलावा मैक्सिमम 6 मंथ के लिए पोस्ट इमरजेंसी के हटने के बाद 6 मंथ तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है और भी। इस पर्टिकुलर आर्टिकल का यूज किया गया था टू पोस्टपोन इलेक्शंस ड्यूरिंग 1975-77 इमरजेंसी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। आर्टिकल 354 बताता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। रेवेन्यू जो रहेगा उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा फाइनेंस का वो रहेगा एज पर आर्टिकल 268 टू 279। ये सभी टैक्स या फिर जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं चैनल पे। आर्टिकल 355 बताता है ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन जो है उसी की ड्यूटी रहेगी स्टेट्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट करने की ड्यूरिंग एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहर की कोई कंट्री अगर इंडिया के ऊपर हमला कर देती है बिना बताए, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्टिकल 356 बताता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी को हमने 352 में पढ़ा, अब स्टेट इमरजेंसी से डील करता है आर्टिकल 356। बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग कि आर्टिकल 352 356 में डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस यही है कि 52 नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है एंड 56 इज रिलेटेड टू स्टेट इमरजेंसी। इसके दौरान प्रेसिडेंट रूल चलता है स्टेट के ऊपर। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी के साथ साथ। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टेट अगर फेल कर जाती है टू वर्क एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस या फिर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन किए गए हैं प्रोविजंस लॉ स्टेट को चलाने के लिए, उनको फॉलो करने में स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो फेल हो जाता है, तो उस सिनेरियो में उस स्टेट का कार्यभार जो है राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अब ये जो फेल हुआ हमारे पास स्टेट का लेजिस्लेचर, इसका पर्टिकुलर जो अप्रूवल या फिर इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी वैलिडिटी रहती है 6 मंथ्स के लिए, बट इसको एक्सटेंड किया जा सकता है पर्टिकुलरली 3 इयर्स के लिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 357। ये बताता है एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान लेजिस्लेटिव पावर्स जो रहती हैं वो प्रेसिडेंट के हाथों में चली जाएंगी। आर्टिकल 358 कहता है सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 प्रोविजंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। आर्टिकल 19 के प्रोविजंस जो है उन्हें सस्पेंड किया जाएगा इमरजेंसी में, अगर वो इमरजेंसी वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से है। अगर वो आर्म्ड रिबेलियन इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से है तब नहीं किया जाएगा सस्पेंड, और इसे ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा। आर्टिकल 359 बताता है सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 को तो हमने देख लिया कि उसे सस्पेंड किया जाएगा, बट बाकी फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या होगा। सबके सब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी के दौरान एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 कहता है फेयर ट्रायल के बारे में, किसी भी मुजरिम को अगर कैद किया गया है तो उसके पास अधिकार रहता है कि उसे फेयर ट्रायल मिले। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ के बारे में, इन दोनों को किसी भी सिनेरियो में छीना नहीं जाएगा नागरिकों से, बट इनके ऊपर क्या चीज चलेगी वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे डिपेंड रहेगा। आर्टिकल 360 इज लास्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो कि बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। अब जब नेशनल इमरजेंसी चलेगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो आएंगे कंट्री में, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल डायरेक्शंस देगी स्टेट्स को इस सिनेरियो में। इसके अलावा सैलरीज को रिड्यूस किया जाएगा ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर जरूरत पड़ी तो। फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आया कंट्री के अंदर, इसमें जजेस भी इंक्लूडेड होंगे कंट्री के। थर्ड कहता है रिक्वायर्ड मनी बिल्स टू बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट। जो मनी बिल्स हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए। तो ये थे हमारे पास आर्टिकल्स जिनको हमने कवर किया 360 तक इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी सब्सक्राइब कराइए। पार्ट 19 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी कल तक, तो उसके लिए चैनल के ऊपर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एंड बाय बाय।